नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम बुलेटिन गंगा प्राइम। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले रायबरेली से आपको बड़ी खबर देंगे। रायबरेली में धमाके से हड़कंप मच गया। रायबरेली में धमाका हुआ है। यह धमाका पेपरमेंट की टंकी में हुआ है। पेपरमेंट की टंकी में जोरदार धमाका हुआ है। रायबरेली से यह खबर आपको दे रहे हैं। धमाके में 5 लोगों के झुलसने की भी खबर इस वक्त मिल रही है और सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टंकी से तेल निकालते वक्त ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये धमाका टंकी में हुआ है। धमाका इतना जोरदार, इतना जबरदस्त था कि 5 लोग झुलस गए हैं। ये खबर रायबरेली से आपको दे रहे हैं। रायबरेली में धमाके से हड़कंप मच गया है। उसके बाद वहां पर हड़कंप जब मचा तो घायलों को ले जाया गया। ये देखिए, आपको स्ट्रेचर पर घायल दिखाई देंगे। 5 लोग इसमें झुलसे हैं। ये पेपरमेंट की टंकी बताई जा रही है जिसमें जोरदार धमाका हुआ है और तेल निकालते वक्त, टंकी से तेल निकालते वक्त ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हुआ तो वहां पर मौजूद जो 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को एबीपी गंगा ने आपके सामने रखा है। तस्वीरें रायबरेली से सामने आई हैं जहां पर 5 लोग झुलसे हैं। रायबरेली में 5 लोग झुलसे हैं और अस्पताल में इन सभी को भर्ती करवाया गया, घायलों को भर्ती करवाया गया है। तो काम चल रहा था, इसी बीच में टैंकी से तेल निकालते वक्त में ब्लास्ट हो गया। खबर इटावा से जहां पर सड़क हादसा हुआ है और ट्रक से एक बोलेरो कार जाकर टकरा गई। हादसा इटावा में हुआ जहां पर एक ट्रक से बोलेरो कार जा टकराई और हादसे में मां और 2 बेटों की मौत हो गई है। खबर इटावा से आपको दे रहे हैं। सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे भी नहीं थम रहे हैं। एक मां और 2 बेटों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। ये छत्तीसगढ़ से कासगंज ये लोग जा रहे थे। कार में सवार लोग छत्तीसगढ़ से कासगंज जा रहे थे, लेकिन इस बीच में हादसे का शिकार हो गए। ट्रक से ये कार जा टकराई और रात का वाकया है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। छत्तीसगढ़ से कासगंज जा रहे थे, लेकिन इस बीच में हादसे का शिकार उनकी गाड़ी हो गई। 5 लोग घायल हैं। 3 की मौत हो गई है और जो 3 की मौत हुई है उसमें मां और उनके 2 बेटे शामिल हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें, ये गाड़ी है और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है ये गाड़ी। ये इटावा की तस्वीरें, हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। गाजीपुर में आग लगी है। बड़ी खबर गाजीपुर से मिल रही है। बिजली विभाग के वर्कशॉप में आग लग गई है। वर्कशॉप में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। करोड़ों का नुकसान हुआ है, ऐसी आशंका है और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। यह खबर गाजीपुर से आपको दे रहे हैं। बिजली विभाग का यह वर्कशॉप, बिजली विभाग के वर्कशॉप में आग लगी। वर्कशॉप में कई तरह का सामान था जो जल गया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और बिजली विभाग का ये वर्कशॉप और यहां पर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, नुकसान हुआ है और देर से दमकल की गाड़ियां पहुंची। यहां पर ये सवाल उठे गए क्योंकि ये बिजली विभाग का ही वर्कशॉप है। यहां पर विशेष एहतियात होने चाहिए थे कि इनकेस अगर कभी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है, आग भड़कती है, तो उस पर काबू पाने के लिए वहां भीतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। ऐसा दावा किया जाता है कि इस तरह की तैयारियां होती हैं, लेकिन जब आग लगी तो उस आग पर कोई काबू पा नहीं पाया। दमकल विभाग को सूचित किया, लेकिन बहुत देरी से दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। इस बीच में अनुमान है कि करोड़ों का नुकसान हो गया है। तो बिजली विभाग के वर्कशॉप में आग लगने का मतलब यह है कि जनता के टैक्स से जो सामान खरीदा जाता है, बिजली विभाग की वर्कशॉप में जो सामान रखा गया था, वो जनता का पैसा जल गया है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में।
प्रयागराज में दुकानें खोलने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गए हैं। अब सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो प्रयागराज में नई गाइडलाइंस, दुकानें खोलने के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अब सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक दुकानें खुलेंगे। कई इलाकों में अभी भी दुकानें नहीं खुलेंगी, यानी कि कुछ इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर दुकानें नहीं खुलेंगे। सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल अभी भी नहीं खुलेगा। प्रयागराज में सिर्फ अधिग्रहित होटल ही खुलेंगे। खबर प्रयागराज से आपको दे रहे हैं, कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। ये गाइडलाइंस हम आपको बता रहे हैं कि अब अगर आपको बाहर जाना है, सामान खरीदने के लिए जाना है, तो दुकानें आपके लिए सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक खुली मिलेंगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का वक्त दिया गया है, लेकिन उसको एक्सटेंड नहीं करना है। 6 बजे से ज़्यादा वक्त नहीं होना चाहिए। 6 बजे दुकान बढ़ा देनी है, तो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। कई इलाकों में अभी भी दुकानें नहीं खुलेंगी। तो जो हॉटस्पॉट हैं, जो कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है, वहाँ पर ये दुकानें नहीं खुलेंगी और वहाँ पर न सैलून खुलेंगे, न स्पा, ना वहाँ पर सिनेमा हॉल, कुछ नहीं खुलेंगे। उनहत्तर हजार सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। शासन ने 2 दिन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। तो 2 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है, 2 दिन बढ़ा दी गई है ये तारीख, ये तिथि। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ये खबर बड़ी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ी हुई ये खबर है। शासन ने 2 दिन और बढ़ा दी है आवेदन की तिथि। ऑनलाइन आवेदन की तारीख को 2 दिन और बढ़ाया गया है। अब 28 मई की रात 12 बजे तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो 28 तारीख तक का वक्त आपके पास है। 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। और परीक्षा में उत्तीर्ण 1,46,060 अभ्यर्थियों में करीब 10,000 अभी तक आवेदन नहीं कर पाए, और ऐसे में ये एक्सटेंड की गई तारीख बढ़ा दी गई है। शैलेश अरोड़ा इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जो 10,000 छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे, अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे, वो क्यों आवेदन नहीं कर पाए थे? जो डेट एक्सटेंड की गई है, 2 दिन तारीखों को बढ़ाया गया है, इसके पीछे का कारण? राजीव, देखिए, इसके पीछे के 2-3 कारण हैं। एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, हज़ारों की संख्या में, जिनके मोबाइल नंबर का इशू चल रहा था काफ़ी लंबे समय से। 26 तारीख लास्ट डेट थी ऑनलाइन आवेदन की, और 25 तारीख की शाम को जाकर बेसिक शिक्षा परिषद ने अनुमति दी कि वो अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर में बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि रात में अनुमति दी गई, ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो उस समय, जिनको साइबर कैफ़े का सहारा चाहिए, तो वो उस समय नहीं जा सकते थे भरने के लिए फॉर्म, जाहिर है। उनके पास इसके बाद कल का महज दिन बचा था, और ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। एक ये वजह रही कि बेसिक शिक्षा विभाग को ये फैसला लेना पड़ा कि अब इनके लिए समय को बढ़ाया जाए। दूसरी चीज़, बहुत सारे अभ्यर्थी देखिए ऐसे भी हैं जिनके साथ समस्या आ रही है अंकों को लेकर। यानी उन्होंने जब अपना ऑनलाइन आवेदन पहले किया था, तो प्राप्तांक और पूर्णांक जो है इन अभ्यर्थियों का ना, उन्होंने गलती से गलत भर दिए थे, टाइपिंग एरर हो गया था, और ये क्योंकि ऐसी गलती है जिससे मेरिट प्रभावित होती है, इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग साफ कह रहा है कि वो इसमें संशोधन का कोई मौका नहीं देने वाला है। बहरहाल इन 10,000 में ऐसे अभ्यर्थियों की भी संख्या कम नहीं है। तो विभाग की अगर माने तो वो ये अनुमान लेकर चल रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और राजीव है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी शामिल हैं इन 10,000 में जो पहले ही, इससे पहले जब 68,500 पदों की भर्ती आई थी तो उसमें पहले ही चयनित हो चुके हैं, लेकिन दोबारा उन्होंने इस बार आवेदन किया था कि अगर बेहतर मेरिट आएगी तो उनको अपनी पसंद का जिला मिल जाएगा, हो सकता है अपना गृह जनपद भी मिल जाए। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से ये करीब 10 से 11,000 लोग, कल शाम तक का ये डेटा है, 10 से 11,000 लोग अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। अब जबकि ये मौका मिल गया है 2 दिन का, तो जाहिर है कि इनमें से जो ये कैटेगरी है, इनमें कम से कम वो अभ्यर्थी ज़रूर अपना आवेदन पूरा कर लेंगे जिनको सिर्फ मोबाइल नंबर में संशोधन की ज़रूरत थी, और ऐसे लोगों की संख्या भी लगभग 4 से 5,000 अभी भी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये मान के चलिए कि जो 1,46,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, उनमें से जो कुल आवेदन आने की अभी तक संभावना एक जताई जा रही है, वो लगभग 1,40,000 से 1,41,000 के आसपास है।
और अब क्योंकि मौका मिल गया है, कल रात 12 बजे तक का मौका दिया गया है, तो ये अभ्यर्थी अब आराम से अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। जी, हालांकि एक चीज और राजीव बता दें कि इसके बाद की जो प्रक्रिया है, जो नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया, उसमें कोई बदलाव नहीं है। 6 जून तक जैसा सरकार का फैसला था कि उत्तर प्रदेश को 69,000 नए शिक्षक मिलेंगे, उस पर विभाग अभी भी कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। भले 2 दिन आवेदन का मौका बढ़ा है, लेकिन जो 69,000 शिक्षक उत्तर प्रदेश को देने की बात है, वो 6 जून की तारीख अब भी तय है। जी शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 6 जून की तारीख है, उस दिन 69,000 शिक्षक उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे, ये बात है। लेकिन जिन छात्रों को मौका नहीं मिल पाया था, जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके लिए तारीख एक्सटेंड कर दी गई, 2 दिन बढ़ा दी गई है। औरैया का रुख कर रहे हैं। औरैया हादसे में शवों के साथ घायलों को बिठाने का पूरा मामला है। इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था, लापरवाही को उजागर किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुई कार्रवाई की रिपोर्ट और यूपी सरकार और औरैया प्रशासन ने एक रिपोर्ट दाखिल की है। ये कार्रवाई रिपोर्ट है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। यूपी सरकार और औरैया के प्रशासन ने ये रिपोर्ट दाखिल की है। सरकार और प्रशासन ने इसमें उचित कदम उठाए हैं, ये बताया है। और सरकार प्रशासन के जवाब से हाईकोर्ट भी संतुष्ट है। तो जो जवाब प्रशासन ने दिया, सरकार की तरफ से दिया गया है, क्योंकि सवाल पूछा गया था, तो उस जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, वो निस्तारित कर दी है। हाईकोर्ट ने आगे कोई भी दखल देने से मामले में इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के वकील कमल कृष्ण राय ने ये याचिका दाखिल की थी। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। मोइन, दर्शकों को बताएं कि सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया गया था कि संतुष्ट उस जवाब से हाईकोर्ट है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आपके चैनल एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि औरैया हादसे में जो झारखंड के मजदूर घायल हुए थे, उनको जो इस हादसे में मृतक थे, उन्हीं के शवों के साथ बिठा दिया गया था। तो मामला काफ़ी सुर्खियों में आया था। उत्तर प्रदेश सरकार और औरैया प्रशासन की काफ़ी फजीहत हुई थी। तो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील कमल कृष्ण राय ने एक जनहित याचिका कायम की थी और ये कहा था कि इस मामले में ये मांग की थी कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। जो लोग दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार और औरैया प्रशासन की तरफ से ये जवाब दाखिल किया गया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है और आगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी उस तरह के कदम उठाए जाएंगे। तो जवाब ये दाखिल किया गया, ये बताया गया कि इस मामले में जिन लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिनकी लापरवाही की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनको सस्पेंड किया जा चुका है। मामले की जांच की जा रही है और आगे और भी जिन लोगों की भूमिका तय होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार के इस जवाब से हाई कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट था और उसने इसी आधार पर जो जनहित याचिका थी उसको डिस्पोज्ड ऑफ कर दी, यानी निस्तारित कर दी। अदालत ने यह कहा कि इस मामले में चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, आगे जांच का भरोसा दिलाया है, जरूरत पड़ने पर और कार्रवाई की बात कही है, इसलिए इस मामले में अब दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जो याचिकाकर्ता वकील है, ठीक है, आप तो निस्तारित कर दिया। लेकिन मोइन, एक सवाल ये है, चूंकि आपने इसको कवर किया था, आप रात को वहां पर थे, आपके साथ बदसलूकी भी वहां पर पुलिस कर्मियों ने की, आपको कवरेज करने से रोका गया था, कुछ लेखपालों को सस्पेंड कर दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि हम बाकियों की भूमिका तलाश रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि वाकई भूमिका तलाशने की कोशिश की जा रही है? जो अभी जिन जिन की भूमिका थी उन पर कार्रवाई क्या हो सकती है? क्या इस तरह की जांच चल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, जिस दिन हमने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी, उसी दिन औरैया के डीएम ने 5 लेखपालों को सस्पेंड कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इन 5 लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई थी कि जो शव हैं उनको सम्मान के साथ झारखंड भेजा जाए, इनको साथ जाना चाहिए था और घायलों के साथ भी जाना चाहिए था। लेकिन उन लेखपालों ने ऐसा नहीं किया, उन्हीं को मॉनिटरिंग करना था, उन्हीं की देखभाल होनी थी। लेकिन सिर्फ इतने भर से काम नहीं चल सकता है, क्योंकि जो याचिका थी उसमें भी यही कहा गया कि इस तरह की घटनाएं तो आमतौर पर देखने को मिलती हैं और जिस तरह की महामारी फैली हुई है उसमें आगे भी इस तरह की घटनाओं की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो
हाईकोर्ट कहीं ना कहीं इस बात पे संतुष्ट हुई कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जांच चल रही है, आगे और जो भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हमें भी इस बात की उम्मीद रखना चाहिए कि जब सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है, हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो आने वाले दिनों में जो लेखपाल से ऊपर के लोग हैं जिनका काम था मॉनिटरिंग करना, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के लोग हों, चाहे पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, तो उन सब की भूमिका भी, उन सब की जिम्मेदारी भी तय होगी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई बिल्कुल, जिम्मेदारी तय होनी भी चाहिए। मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो हाईकोर्ट संतुष्ट है सरकार और प्रशासन की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया था, जो जवाब दाखिल किया गया है। फिलहाल हाईकोर्ट ने तो इस पूरी की पूरी जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन ने कह रहा है कि अब भी जिसकी भूमिका होगी उसकी जांच चल रही है, उस पर कार्रवाई होगी और एबीपी गंगा की सरकार के और प्रशासन के इस पूरे एक्शन पर नजर भी बनी हुई है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब खबर आपको देंगे हम बाराबंकी से। बाराबंकी में हत्याकांड का खुलासा हुआ है। हत्याकांड का खुलासा हो गया है बाराबंकी में। 2 आरोपी इस हत्याकांड से जुड़े हुए गिरफ्तार किए गए हैं। खबर बाराबंकी से है। ये हत्याकांड का खुलासा हो गया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 दिन पहले ही हत्या हुई थी। 2 दिन पहले गोली मारकर मर्डर किया गया था, कत्ल किया गया था। मामले में खुलासा हुआ नहीं था, लेकिन अब खुलासा हुआ है। 2 दिन के बाद मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बाराबंकी से ये खबर। 2 दिन पहले वारदात को अंजाम दिया गया। 2 दिन पहले यह हत्या हुई और 2 दिन के बाद आरोपी सलाखों के पीछे। उत्तर प्रदेश में 10 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। 10 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी हुई है। एडीजी कानून व्यवस्था पीवी रामा शास्त्री को हटाकर उनकी जगह प्रशांत कुमार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। पीवी रामा शास्त्री एडीजी विजिलेंस बनाए गए हैं। इसके अलावा राजीव सभरवाल एडीजी मेरठ जोन, अंजू गुप्ता एडीजी पीटीएस मेरठ, लक्ष्मी सिंह आईजी लखनऊ रेंज, दीपेश जुनेजा बने हैं एडीजी कार्मिक, तो एलबी एंटनी देव कुमार एडीजी सीबीसीआईडी और नीरा रावत एडीजी विमेन पावर लाइन बनी है। जबकि बीके सिंह को पीएससी के साथ एडीजी सुरक्षा का प्रभार मिला है। वहीं आईजी रेंज लखनऊ एसके भगत गृह विभाग में सचिव बनाए गए हैं। आपको ये बता दें कि कई महीनों के बाद एक साथ 10 सीनियर अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो एडीजी कानून व्यवस्था पीवी रामा शास्त्री एडीजी विजिलेंस बनाए गए हैं। तो एडीजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी और को दे दी गई है। जनता की मुश्किलों के बाद बात भगवान के सामने आ रही मुश्किलों की। हम बात राम मंदिर की कर रहे हैं, जिसके निर्माण का काम शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना की वजह से चल रहे लॉकडाउन ने इसकी तेजी पर असर डाला है। माना जा रहा है कि इसमें अब और तेजी आ सकती है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जिस विवाद ने 100 साल से ज्यादा का वक्त लिया, उस राम मंदिर के सबूत भी खुदाई के साथ मिलने शुरू हो गए। रामलला परिसर में जमीन को बराबर करने का काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौर में शुरू हुए इस काम में सोशल डिस्टेंसिंग और कम से कम मजदूरों के जरिए काम चलाया जा रहा है। यहाँ मिले पत्थरों ने सीधे तौर पर सबूत दिया है कि जो तर्क मंदिर को लेकर दिए जा रहे थे वो कहीं न कहीं सही थे। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अतिरिक्त 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ सहित 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग भी मिला है। जमीन के समतलीकरण के दरमियान कई अहम प्राचीन पत्थर मिले हैं। इस बात का संकेत देते हैं कि राम जन्मभूमि परिसर में कभी कहीं मंदिर रहा होगा।
मंदिर के चौखट बाजू भगवान की आकृतियों वाले पत्थर, साथ ही खंडित मूर्तियां और भगवान के गर्भगृह में लगने वाले आमलक, कई अहम दुर्लभ पत्थरों के खंभे मिले हैं जो काफ़ी पुरानी हैं। रामलला के परिसर में लगी लोहे की बैरिकेडिंग को काट कर हटाया जा रहा है। ये प्रक्रिया मंदिर निर्माण शुरू होने से पहले की है। दावा किया जा रहा है कि जब जमीन को बराबर करने का काम पूरा हो जाएगा तो मंदिर निर्माण भी शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन के दरमियान अयोध्या के रामलला के परिसर में तेजी के साथ जमीन के समतलीकरण का कार्य शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो जमीन समतलीकरण के बाद यहां पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया जा सकता है। इसके लिए ट्रस्ट के पदाधिकारी दिन रात राम जन्मभूमि के परिसर में डेरा डाले हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए रामलला के परिसर का समतलीकरण कार्य किया जा रहा है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि जिस तरह से काम चल रहा है, माना जा सकता है कि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारी सरकार भी घोषणा किया कि गगनचुंबी मंदिर बने और उसका कार्य भी शुरू हो गया है। समतलीकरण, इसलिए 4 करोड़ और 60 लाख जो दान के रूप में यह रामलला के खाते में आए हैं, वह उन दानदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, क्यों उनके उद्देश्य यही है कि पैसे के कमी से और पैसे के अभाव कारण से कहीं मंदिर में बाधा न उत्पन्न हो। मंदिर बनाने में मंदिर भव्य दिव्य और जल्दी से बने। राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होने के साथ ही 28 साल बाद ये पहला मौका आया जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास रामलला के दर्शन करने पहुंचे। जमीन को बराबर करने के बाद मंदिर के मॉडल को लेकर काम शुरू हो जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मंदिर निर्माण को तेज गति मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई, क्योंकि मंदिर निर्माण की शुरुआत होते ही लॉकडाउन हो गया, जिसमें पहले 2 चरण में गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई। अब माना जा रहा है कि इसमें तेजी आएगी। अयोध्या की संत समिति तो कम से कम यही मानती है। मंदिर निर्माण कार्य में अभी केवल भूमि समतलीकरण का कार्य इसलिए चल रहा है चूँकि कोरोना के चलते सोशल दूरी बनाए रखना अनिवार्य है और जिस द्रुत गति से मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ होना चाहिए वो नहीं हो सका, क्योंकि जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके बाद हमारी संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टी का गठन हुआ और तब तक कोरोना की बीमारी आ गई, इसलिए वह कार्य हो नहीं सका। केवल हम लोग रामलला को एक अस्थायी मंदिर में बैठा करके और भूमि समतलीकरण के कार्य प्रारंभ किए हैं। इससे पहले रामलला को अस्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूजा में शरीक हुए थे। अच्छी बात ये रही कि लॉकडाउन में भी रामलला के लिए दान आता रहा। लॉकडाउन के दौरान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 4 करोड़ 60 लाख रुपए दान के रूप में आए हैं। इन पैसों को अलग अलग दानदाताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए खोले गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में जमा कराए हैं। राम भक्तों का ये रुझान संतों का उत्साह बढ़ाने वाला है। इसी उत्साह के चलते ये माना जा रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना बहुत वक्त गंवाए बिना पूरा हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद पहाड़ प्रभात आपका कर रहा है इंतजार मेरे सहयोगी कौशल सेठ के साथ।